वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 14 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स क्या होता है, उसके अंदर जो डाटा होता है वो क्या चीज़ होती है, मेन मीडियन मोड, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, वो सारा आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स की, कि स्टैटिक्स होता क्या। देखो, स्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको इकट्ठा करना, एनालाइज करना, यानी कि उसमें कौन सी बात ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, उसको किसी के सामने रिप्रेजेंट करना या देखना, समझना, या उसको एक जगह पे इकट्ठा करके रखना, ये सारा काम हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिक्स। अब इसमें एक वर्ड यूज़ होता है डाटा। अब डाटा क्या होता है? डाटा हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, फैक्ट और फिगर कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पज आर कॉल्ड डाटा। यानी हमारे किसी स्पेसिफिक पर्पस के थ्रू इकट्ठी करी गई कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे क्या कहलाएगी, डाटा कहलाएगी। जैसे कि मैंने क्लास के अंदर एक सर्वे किया, सर्वे के अंदर बोला कि हाँ भाई सभी बच्चों की हाइट बतानी है। ठीक है, तो मैंने सर्वे करना शुरू किया। तो पहले बच्चे की हाइट 161, 150, 154, 165, इस तरीके से मैंने सबकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? अब मेरा पर्पज़ ये था कि ताकि सबकी फिजिकल स्ट्रेंथ को नापा जा सके, कौन किसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा कम है या ज़्यादा है। ठीक है, कि यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इकट्ठी की गई कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारा क्या कहलाएगी, डाटा कहलाएगी। अब स्टैटिक्स के अंदर हम आते हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है कलेक्शन, दूसरा आता है प्रेजेंटेशन। अब कलेक्शन के अंदर फिर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता हमारा प्राइमरी डाटा, दूसरा आता है सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं? द डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर। यानी कि फर्स्ट टाइम में जो डाटा इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, वही डाटा कहलाता है प्राइमरी डाटा। जैसे कि क्लास के अंदर सभी बच्चों के जो मार्क्स आए एग्ज़ाम के अंदर, उन सबको इकट्ठा किया जाता है ताकि ये चेक कर सके कौन सा बच्चा पास होगा, कौन सा बच्चा फेल होगा, तो उसे कहेंगे हम प्राइमरी डाटा। ठीक है, अब सेकेंडरी डाटा किसे कहेंगे? द डाटा विच हैड ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स बट यूज आर अदर। यानी कि इकट्ठा तो किसी और के थ्रू किया गया है बट यूज़ कोई और कर सकता है उसे। जैसे कि मान लो टीचर ने क्लास के अंदर सभी बच्चों का डाटा इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद में उसने डिसाइड किया कि कौन बच्चा पास होगा, कौन बच्चा फेल होगा। इस तरीके से क्लास 9 के 4 सेक्शन थे, ABCD। अब उन चारों सेक्शन की हमने एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट को बना के हमने हमारे हेड को सौंप दिया, प्रिंसिपल को सौंप दिया। अब प्रिंसिपल ने सभी बच्चों के मार्क्स देखते हुए उनको अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए सोचा कि भाई जो बच्चे ज़्यादा होशियार, जिनके 90+ अब आए हैं, उनका एक अलग सेक्शन बनाया जाए। ठीक है, जिनके 70+ आए हैं उनका एक अलग सेक्शन बनाया जाए, और जिनके 50+ आए हैं उनका अलग सेक्शन बनाया जाए, ताकि उन बच्चों को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली, उनकी माइंडली कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको पढ़ाया जा सके। तो देखो, इन्होंने जो डाटा बनाया था पास फेल करने के लिए बनाया था, बट प्रिंसिपल ने उसी जो प्राइमरी डाटा बनाया था उसका यूज़ उनको और ज़्यादा बेहतर एजुकेशन देने के लिए किया। तो वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी डाटा। इसमें कलेक्टर एंड यूज़र आर डिफरेंट। जो कलेक्ट करता डाटा वो अलग होगा, यूज़ करने वाला यूज़र अलग होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में फ़र्क पता लग गया होगा। अब आता है हमारा प्रेजेंटेशन। फिर प्रेजेंटेशन में होता है हमारा रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा इज़ द डाटा यू फर्स्ट गैदर फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट और स्टडी द डाटा इज़ रॉ। यानी कि फर्स्ट टाइम में तुमने जो डाटा इकट्ठा किया, ठीक है, जो जिसका कोई ग्रुप नहीं होगा, वो हमारा उसे रॉ डाटा कहेंगे या अनग्रुप डाटा कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि हमने हर बच्चों की हाइट को यहाँ पे मेजर किया, 161, 151, 150, 154, 165, 168, 161, यानी कि हर बच्चे की हाइट को मैंने अलग अलग कर रखा है। मैंने इनका कोई ग्रुप नहीं बनाया कि यानी कि वो बच्चे जिनकी हाइट 150 से 155 हो जाएगी, ऐसे कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। वो बच्चे जिनकी हाइट 155 से 160 हो गए, ऐसे कितने बच्चे, 9 बच्चे हैं। तो इनको कहेंगे ग्रुप, और ये कहेंगे अनग्रुप्ड, यानी कि रॉ डाटा। मैंने फर्स्ट 1 by 1 करके हर एक की हाइट को नापा और नाप के यहाँ पे मेंशन कर लिया। इस इन्फॉर्मेशन को कहेंगे हम क्या, रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा। फिर आता है हमारा ग्रुप डाटा। ठीक, जिसमें क्या, तो ग्रुप डाटा इज़ अ डाटा दैट हैज़ बीन बंडल्ड टुगेदर इन ए कैटेगरी। यानी इनको कैटेगरी में डिवाइड कर लिया जाता है। अ फ्रीक्वेंसी टेबल शोइंग द ग्रुप डाटा। यानी कि इस तरीके से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया ना कि ये जो था ये हमारा रॉ डाटा है,
ठीक है। और जो ये हमारा डाटा है ये हमारा ग्रुप डाटा होगा, जिसके अंदर क्या होता है हर बच्चे को एक ग्रुप बना दिया जाता है। भाई सबसे कम हाइट वाले यानी कि 150 से 155 हाइट वाले कितने बच्चे हैं 12, 155 से 160 हाइट वाले कितने बच्चे हैं 9, 160 से 165 वाले बच्चे कितने हैं 14, 165 से 170 वाले बच्चे कितने हैं 10, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा रो डाटा होगा जिसमें हमने 1 बाय 1 करके हर एक का डाटा कलेक्ट किया हुआ है, जिसको हमने किसी ग्रुप में नहीं बनाया, और जिसका ग्रुप बना दिया वो हमारा होगा ग्रुप डाटा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कुछ कीवर्ड स्टैटिक्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक्स में यूज़ होने वाला वर्ड है रेंज। कई बार हमारे एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन इसका या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या हमें एक छोटा सा एग्जांपल देके इसमें रेंज पूछ ली जाती है। रेंज होती है बेसिकली जो भी हमारे पास डाटा होगा उस डाटा की हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देना हमारी रेंज कहलाती है। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है 3, 2, 4, 5, 5, 1, 7, 8। तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन है 8, सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन है 1। 8 में से 1 माइनस किया कितना आया 7, ये हमारी कौन हो जाएगी रेंज। फिर आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आप इस सिंगल वर्ड से समझो यानी कि ग्रुपिंग। जैसे कि आपने ये इन्फॉर्मेशन बनाई थी कि ये जो बच्चों की हाइट है आपने इसको ग्रुप में अलग अलग कैटेगराइज कर दिया कि 150 से 155 वाले 12 बच्चे हैं, तो जो आपने ये ग्रुप बनाया ना इन ग्रुप को ही कहेंगे क्या क्लास इंटरवल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब क्लास इंटरवल के बाद हम समझेंगे लिमिट क्या होती है, बाद में समझेंगे क्लास साइज़ और क्लास मार्क्स क्या होते हैं। लिमिट होती है जो हमारे क्लास इंटरवल होते हैं उसी के अंदर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाए हुए हैं तो 5 से 10 ये हमारे ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर जो हमारा 5 होगा आगे वाली टर्म होगी वो कौन होगी लोअर लिमिट होगी, और जो पीछे वाली होगी वो हमारी कौन होगी लोअर लिमिट होगी, ठीक है। इसी तरीके से इस कैटेगरी के अंदर भी आप देख सकते हो 10 से 15 है, 10 हमारा लोअर होगा एंड 15 हमारा अपर होगा, 15 हमारा लोअर होगा एंड 20 हमारा अपर होगा, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं क्लास साइज़ की। क्लास साइज़ क्या होता है, क्लास इंटरवल साइज इज कॉल्ड द क्लास साइज और क्लास विड्थ। हम इसको क्लास विड्थ भी कह सकते हैं, क्लास साइज भी कह सकते हैं। जो हमारा एक ग्रुप था इस ग्रुप का जो बीच का डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को कहेंगे क्लास साइज। जैसे कि 5 से 10 है, मैंने 10 में से अपर में से माइनस की लोअर लिमिट को, तो हमारा कौन आ जाएगा क्लास साइज। 10 में से 5 किया कितना है 5, या 5 में से 0 माइनस किया कितना है 5, या 15 में से 10 माइनस किया कितना है 5, या 20 में से 15 माइनस किया। यानी कि आप अगर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो आपको क्लास का साइज़ पता लग जाएगा या क्लास की विड्थ पता लग जाएगी, ठीक। फिर बात करते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होते हैं, जो हमारे एक तरीके से समझ लो मिड वैल्यू होती है। जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसकी मिड वैल्यू हमारी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 का। जैसे कि 0 + 5 दोनों को ऐड किया, ये अपर है ये लोअर है, ऐड करके 2 का डिवाइड कर दिया। 0 + 5 कितना होगा 5, 5 में 2 का डिवाइड दिया कितना आ जाएगा 2.5, ये कौन होगी हमारी क्लास मार्क होगी। या फिर 5 + में 10 कितना हुआ 15, 15 में 2 का डिवाइड कर दिया 7.5 क्लास मार्क होगा। यानी कि इन शॉर्ट में आपकी जो क्लास इंटरवल है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 का, आपका क्लास मार्क्स निकल के आ जाएगा, ठीक। चाहे आप इसका ले लो 20 + में 15 दोनों को ऐड किया 35, 2 का डिवाइड दिया 17.5, उसे कहेंगे क्लास मार्क्स। एंड लिमिट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे जो स्टैटिक्स है इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे शो करना है, ठीक। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला आता हमारा बार ग्राफ, फिर आता है हिस्टोग्राम, फिर आता है पॉलीगन। तो फिलहाल बात करते हैं फिलहाल बार ग्राफ की। बार ग्राफ होता क्या है, कहीं बहुत सारे बच्चों को तो यही कन्फ्यूज़न होता है कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में फ़र्क क्या होता है। तो आज मैं उसी डाउट को आपका क्लियर कर दूंगा कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क है। देखो जरा, बार ग्राफ जो होता है, इन अ बार ग्राफ बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विद द वेरियस हाइट। जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा एग्जांपल लिया हुआ है कि मैंने ये लिया हुआ है कि फर्स्ट ओवर के अंदर किसी बैट्समैन ने 6 रन मारे, सेकंड ओवर में 5 रन मारे, थर्ड ओवर में 2 एंड फोर्थ ओवर के अंदर 10 रन लगाए हैं, ठीक है। तो इनकी जो विड्थ होगी यानी कि ये वाली विड्थ ये हर पॉइंट के अंदर क्या रहेगी सेम रहेगी, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। पहला डिफरेंस तो ये, इनकी हाइट भले ही अलग अलग हो सकती है, इसकी 6, इसकी 5, इसकी 2, इसकी 10, इनकी हाइट कम ज़्यादा भले ही होगी बट इनकी जो विड्थ होगी ये वाली बार की वो हमेशा क्या रहेगी सेम। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट,
द हाइट ऑफ अ बार रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो इनकी अलग अलग हाइट है ये हमें शो करती है इनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी को। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है वो नंबर बार बार रिपीट होना, यानी कि एक ओवर में 6 रन लगे हैं तो रन जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ, 6 बार हुआ। ठीक है, अब जो मेरे रन है सेकंड ओवर के अंदर कितनी बार रिपीट हुए, 5 बार रिपीट हुए, यानी कि 1 1 1 करते करते 5 रन रिपीट हुए। ठीक है, यानी कि जो इनकी हाइट है वो हमारी फ्रिक्वेंसी को शो करती है। जिसकी जितनी ज़्यादा हाइट होगी वो उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को शो करेगी। ठीक, अब यहाँ पे मैं ले लेता कि 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे या 20 साल के बच्चे, उनकी अलग अलग हाइट को लेता कि 15 साल वाले बच्चों की हाइट इतनी है। ऐसे कितने बच्चे हैं 15 साल वाले जिनकी हाइट 5 फुट या 4 फुट है। फिर 17 साल वाले बच्चे ऐसे कितने जिनकी हाइट जो भी है, यानी कि हमें जो फ्रिक्वेंसी वो ये दिखाती है कि वो नंबर कितनी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आप एज का भी ले सकते हो, नंबर ऑफ रन का भी ले सकते हो, या क्लास मार्क्स का भी ले सकते हो कि बच्चों के मार्क्स जो आए हैं 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 5 है, 10 हैं, या 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 17 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। यानी कि हम इसको फ्रिक्वेंसी को ऐसा नंबर रिप्रेजेंट करता है जो कंटिन्यूली रिपीट हुआ हो। तीसरा मेन डिफरेंस इसका, सेम स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव बार्स। इनके बीच का जो ये डिफरेंस है जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये मेरे जो रेड कलर का डिफरेंस मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इन बार ग्राफ के बीच में हमेशा सेम रहेगा। चाहे यहाँ पे मैं एक की बजाय 2 सेंटीमीटर गैप दूँ, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जो रेड कलर की लाइन है 2 सेंटीमीटर का गैप दिया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बार ग्राफ का जो विड्थ है उतना ही डिस्टेंस मैं यहाँ पे छोड़ूँ। यहाँ पे मान लो मैं 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ता हूँ और इनकी जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है, उसे भी बार ग्राफ कह सकते हैं। बट इनकी विड्थ हमेशा सेम होगी और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा जो मैंने रेड कलर से दिखाया वो भी क्या होगा, सेम होगा। बट इनके बीच का जो डिफरेंस है ये ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो इनकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो, जो रेड कलर वाला जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, बट होगा सेम ही। मतलब ये नहीं है कि जो रेड वाली लाइन यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगी या 1 सेंटीमीटर होगी, नहीं। अगर 2 का डिफरेंस सब में तो 2 का चलेगा, अगर 1 का है तो 1 का चलेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको बार ग्राफ में डाउट अपना क्लियर हो गया होगा कि बार ग्राफ किसे कहते हैं। ठीक, फिर अगला आता हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? Histogram is a graphical representation of a frequency distribution in exclusive form, in a form of the rectangle with a class interval as a basis and the corresponding frequencies as a height, there being no gap between any two successive rectangle. सबसे मेजर जो डिफरेंस इसका, हिस्टोग्राम को रेक्टेंगल के थ्रू दिखाया जाता है और ये एक्सक्लूसिव फॉर्म होती है। एक्सक्लूसिव फॉर्म मैं बता दूं क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ, लाइफ टाइम इन आवर, जो लैंप होते हैं उनकी लाइफ टाइम यहाँ पे दे रखी है। एक्सक्लूसिव का मतलब होगा कि 300 से 400 है, तो इसके अंदर जो 400 वाला नंबर होगा वो यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो अगली टर्म में इंक्लूड किया जाएगा। फिर 500 आया तो इसमें 400 से लेके 499 तक के जो नंबर होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे, 500 इसमें इंक्लूड होगा। और दूसरी बात, इनका ये जो नंबर होगा कॉन्टीन्यूस होगा, मतलब 400 यहाँ है, 400 यहाँ होगा, 500 यहाँ है, 500 यहाँ होगा, 600 यहाँ है, 600 यहाँ होगा। ऐसी टर्म को क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव फॉर्म, जिनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस यहाँ पर इंक्लूसिव फॉर्म होती है। इंक्लूसिव फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो भी नंबर होगा 118, ये हमारी इंक्लूसिव फॉर्म है। ठीक है, कई बार हमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता होता कि दोनों टर्म होती क्या है। इंक्लूसिव के अंदर जो भी हमारी टर्म होगी 118, 126, अगले जो भी नंबर होगा, जैसे कि इसमें तो सेम होता है, अगला नंबर जो आएगा वो 800 है तो अगला 800 ही होगा। इनमें अगर 126 है तो अगला नंबर अलग होगा, 135 है तो अगला नंबर अलग होगा, 144 है तो अगला नंबर अलग होगा। अगर इंक्लूसिव सीरीज़ आती है, इनको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कि एक्सक्लूसिव फॉर्म को ही हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपके पास ये सिचुएशन आ भी जाती है तो पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में, देन ही हम हिस्टोग्राम में बना सकते हैं। किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाएगा मैं भी आपको बता दूंगा, बट फिलहाल अभी हिस्टोग्राम को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया एक्सक्लूसिव फॉर्म को। रेक्टेंगल होंगे विद द क्लास इंटरवल बेसिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज एज हाइट, यानी कि जो इनकी जो हाइट होगी ये इनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी को शो करती है, जैसे कि बार ग्राफ में शो करती है। अब यहाँ पर मेरा जो ये 300 से 400 आया, कितना शो करता है फ्रिक्वेंसी को? 60 को। इसी तरीके से 400 से 500 आया, कितनी फ्रिक्वेंसी को शो करता है? 70 को। 600 से 700 आया, इसके कितनी फ्रिक्वेंसी को शो करता है? 80 को। यानी कि इसकी जो अलग अलग हाइट होगी वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी को शो करेगी। दूसरी बात, इनकी जो विड्थ है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, जबकि बार ग्राफ में ऐसा नहीं है। यानी कि इनके बीच का जो ये गैप है, इंटरवल है, ये वाला इंटरवल, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। दूसरा मेन डिफरेंस ये है बार ग्राफ में, बार ग्राफ में ये सेम होना ज़रूरी है, इसमें सेम होना ज़रूरी नहीं है, बट इनके बीच में गैप नहीं होगा जैसे कि बार ग्राफ में होता है। मैं आपको दिखा दूँ, बार ग्राफ के बीच में यहाँ पे गैप होगा, जबकि हिस्टोग्राम में इनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी इसका एक डिफरेंस है हिस्टोग्राम में एंड बार ग्राफ के अंदर, ठीक। और दूसरी बात, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल होंगे, क्लास इंटरवल वाली टर्म होगी, उन्हीं को हिस्टोग्राम में शो किया जाता है। क्लास इंटरवल वाली टर्म होगी उन्हीं को ही हिस्टोग्राम में शो किया जाएगा। इनकी जो विड्थ होगी हिस्टोग्राम की वो कम या ज़्यादा हो सकती है। फिर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, जिसमें हमारी ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन होगी इसे कहेंगे हम वाई एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन होगी और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब कई बार हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन 0 से शुरू ना होकर बीच में कहीं से भी शुरू हो जाती है, जैसे कि 300 से 400, 400 से 500, तो इसमें 0 से लेके 300 तक का नंबर का यूज़ ही नहीं हुआ। तब हम ग्राफ के अंदर जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हम उन नंबरों को भी शो करें, तो इसके लिए बीच में हम एक साइन यूज़ करते हैं जिसे जिगजैग भी कहते हैं या किंक भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम 300 से आगे के नंबर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको उनका स्पेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। मे बी अगर ये नंबर, ये जो टेबल है 300 की बजाय 600 से शुरू होती, 600 से 700, 700 से 800, तो ये ज़रूरी है कि हम आगे वाले टर्म को यहाँ बना के फिर इसको ब्लैंक छोड़े, नहीं, हम यूज़ कर लेते भाई किंक डाल दिया, जिसका मतलब है कि इसके यहाँ तक के जो नंबर है उनका मैंने कोई यूज़ नहीं किया है, ठीक है। सीधा मैं शुरुआत किससे कर रहा हूँ? 300 से कर रहा हूँ। अब और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जो भी आप क्लास इंटरवल को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसकी बारीकी से इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो वहाँ पर आपके मार्क्स से कट हो सकते हैं। जैसे कि क्लास इंटरवल को मैंने एक्स एक्सिस पे शो किया है, तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी है कि ये लाइफ टाइम है इन आवर में, और ये जो फ्रिक्वेंसी है ये हमेशा वाई एक्सिस पे शो की जाती है, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है नंबर ऑफ लैम्प। और आपको ये भी लिखना ज़रूरी है कि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ठीक। और ये हमेशा एक्सक्लूसिव टर्म होनी चाहिए, अगर एक्सक्लूसिव नहीं है तो इसको बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, देखो ये इंक्लूसिव फॉर्म थी, अब इसको एक्सक्लूसिव में देखो कैसे बनाएंगे। क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव बनाने का तरीका ये देखो, 126 से 127 दोनों में कितने नंबर का गैप है? 1 नंबर का। 135 और 136 दोनों में कितने नंबर का गैप है? 1 नंबर का। 1 का कर दो हाफ, 1 का कर दो हाफ, कितना आया? डेसिमल 5 आया। 5 इसमें माइनस कर दो, 117.5 माइनस कर दो, 126.5 माइनस कर दो, 136.5, 144.5 या 135 आएगा। यहाँ पे 153.5, 162.5, 171.5। इसके बाद 126 के अंदर पॉइंट जो हमने डेसिमल इसमें से निकाला था वो इसमें डाल दो, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 एंड 180.5। अब जरा ये समझ के चलो कि हमारे जेब में 2 पॉकेट थी, पहली पॉकेट जिसमें 118 था, दूसरी पॉकेट 126 था। मैंने इस पॉकेट में से 0.5 निकाला और दूसरी पॉकेट में डाल दिया, ताकि इनका जो क्लास साइज़ है वो चेंज ना हो, ठीक। तो सब में मैंने जो भी इनके बीच का डिफरेंस होगा उसका हाफ करना है, और हाफ करके आगे वाली जो लाइन है हमारी अपर लिमिट है उसमें डेसिमल 5 माइनस करना है, एंड पीछे वाली लोअर लिमिट के अंदर डेसिमल 5 ऐड कर देना। अब देखो ये मेरी जो टर्म है एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट होगी, 126.5 देखो यहाँ मैच हो रहा है,
दोनों आ रहे हैं। बट ये भी याद रखना कि यहाँ पर हम जो नंबर लेंगे 117.5 से लेके 126.5 तक लेंगे, बट ये जो आखिरी का नंबर है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 126.5 नहीं आएगा, जबकि इसमें 126.4 आ सकता है, 49 आ सकता है, बट 0.50 नहीं आएगा। आखिरी का जो टर्म होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में फ़र्क नज़र आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके ये स्टेटमेंट नोट कर लें ताकि आपको बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाए। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीगन के बारे में। देखो, पॉलीगन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको हिस्टोग्राम का एक और एग्जांपल बता दूं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जब हमारा जो क्लास साइज़ होता है वो देखो डिफरेंस आ जाता है कई बार। जैसे कि मेरे को एज यहाँ दे रखी है 1 से 2, ऐसे कितने बच्चे हैं 5। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पीछे हमारी जो सीरीज़ थी वो थी एक्सक्लूसिव, जिसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। एक बार एक्सक्लूसिव सीरीज़ हो, नीचे नंबर लिखा 300 से 400, 400 से 500, तो नीचे से हम रेक्टेंगल बनाते बनाते इसको रिप्रेजेंट आराम से कर लेते हैं। अगर इंक्लूसिव सीरीज़ आ जाती है तो पहले हम इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद जैसे हमने एक्सक्लूसिव को बनाया है फिर वैसे इसको बना देंगे। यहाँ ले लेंगे 117.5, यहाँ पे 126.5, फिर यहाँ ले लेंगे 135.5, फिर अगले टर्म ले लेंगे हम 144.5, और इस तरीके से इसको भी फ्रीक्वेंसी लेके, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसको लेके ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। बट जब इनके बीच का क्लास साइज अगर चेंज हो, जैसे कि इन दोनों में गैप आ रहा है मेरा 1 का, इन दोनों में कितने गैप आ रहा है 1 का, इन दोनों में कितने का गैप आ रहा है क्लास साइज 2 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 5 का, इसमें 2 का, तब हमें इसका हिस्टोग्राम बनाते समय इसकी फ्रीक्वेंसी को इसके क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका क्लास साइज़ अगर हर बार चेंज आए, यानी कि 1 आ जाए यहाँ पे, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, या फिर मतलब कुछ भी हो, सेम ना हो कहने का मतलब, जबकि आपका जो पीछे वाली टर्म थी एक्सक्लूसिव, इनमें क्लास साइज़ आपका हर पॉइंट पे सेम था। देखो जरा, इनके बीच में कितने गैप है 100 का, 100 हर जगह सेम है। चाहे आप यहाँ पर भी चेक करके देख लो, इनके बीच का भी जो क्लास साइज़ है वो भी सेम है, बट इनके बीच का क्लास साइज सेम नहीं है। अब इनको सेम करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा एक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए कि फ्रीक्वेंसी इंटू में रिक्वायर्ड साइज ऑफ इंटरवल अपॉन में करंट साइज ऑफ इंटरवल, कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसे लेना है रिक्वायर्ड साइज ऑफ इंटरवल, जो हमें चाहिए, जो हमें इसका इंटरवल चाहिए वो हमें मल्टीप्लाई करना, डिवाइड में कर देना है करंट साइज का इंटरवल। फॉर्मूले से समझने की बजाय मैं आपको आसान सा बिल्कुल तरीका बता देता हूँ। फॉर्मूला ही है बट आपको दिमाग में जल्दी बैठेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करते समय कितने का गैप है यहाँ पे 1 मिनिमम जो डिफरेंस है, यानी हमें जो रिक्वायर्ड साइज होता है ना इंटरवल, वो होता है जो मिनिमम से मिनिमम होता है। मिनिमम कितना है यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 का आ रहा है, तो यानी कि मुझे जो इंटरवल है वो सबको 1 के अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा इनकी फ्रीक्वेंसी को। तो मिनिमम साइज़ है उसे लेना हमें 1 1 1 1 1 1 एंड 1। फिर अपॉन में क्या आ रहा है करंट साइज ऑफ इंटरवल। करंट साइज़ का मतलब होता है जो इनके बीच के नीचे का साइज़ है, कितना है 1 तो नीचे 1 लगा दो, कितना साइज़ है 1 नीचे 1 लगा दो, कितना साइज़ है 2 नीचे 2 लगा दो, इनका साइज़ 2, इनके बीच का साइज़ 3, इनके बीच का साइज़ 5, इनके बीच का साइज़ 2, एंड मल्टीप्लाई में जो भी इनकी फ्रिक्वेंसी है वो मल्टीप्लाई में ले लो 5 3, यानी कि एज इट इज़ उतार दो 6 12 9 10 एंड 4। इतना करने के बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 ही आएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 6 में 2 का डिवाइड देंगे 3, 12 में 2 का डिवाइड देंगे 6, 9 में 3 का डिवाइड देंगे 3, 10 में 5 का डिवाइड देंगे 2 एंड 4 में 2 का डिवाइड देंगे 2। ये जो फ्रीक्वेंसी थी ये मेरी एडजस्टेड नहीं थी, यानी कि इनके क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली नहीं थी। अगर इनका इंटरवल सेम होता तब तो हम इनको एज इट इज़ बना देते हिस्टोग्राम में, बट इनका इंटरवल हर बार, इनका जो क्लास साइज है वो हर बार चेंज है, सेम नहीं है, तो इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी को मैंने चेंज करके बना लिया 5 3 3 6 एंड 3 2 2। यह आ गया, बना इसी फॉर्मूले से, बट बनाने का सिंपल सा तरीका आप ये सोचना, सबसे मिनिमम जो डिफरेंस होगा इनका वो रखना है सबके ऊपर। इनका जो करंट क्लास साइज़ है, यानी कि इसका 1 इसका 1 इसका 2, वो इसके फ्रैक्शन में रख देना, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट यहाँ कर देना। उनको मल्टीप्लाई किया
जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। होने के बाद में अब ये हमारी एडजस्टेड है। अब इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। सिंपल से हमारा इंटरवल कितना आ रहा है 1 पे 2, 1 से 2 क्लास इंटरवल में कितना हमें बनाना है 5। तो जो पहले जो क्लास इंटरवल है हम इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे एक्स एक्सिस पे। मैंने ऑलरेडी बना रखा ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। मैंने यहाँ पे गैप ले रखा 2 4 6 8 2 2 का गैप लेके बना दिया। ये हमारी होगी फ्रिक्वेंसी। अब 1 से 2 पे कितना आ रहा है 5, तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 पे इंटरवल लेते हुए 5 तक फ्रीक्वेंसी का इसका हिस्टोग्राम बना दे। देखो इनकी जो विड्थ आ रही है ये बिल्कुल पतला सा, ये पतला, ये थोड़ा इससे चौड़ा, ये थोड़ा इससे चौड़ा, ये और चौड़ा, ये और जिसकी ज़्यादा विड्थ है वो बढ़ती चलेगी। तो यानी कि सारे बिल्कुल चिपके हुए हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है और इनकी विड्थ जो है अलग अलग है। इसको हिस्टोग्राम कहेंगे, बार ग्राफ इसको नहीं कह सकते। फिर 2 से 3 पे कितने का आ रहा हमारी फ्रिक्वेंसी 3, तो मैंने 2 ये रहा और 4 और 2 के बीच में आएगा 3, 2 से 4 के बीच में मैंने लिया 3। फिर आ रहा हमारा 3 से 5 पे कितना आ रहा है 3, तो 3 से 5 पे मैंने बना दिया 3। इसी तरीके से जो हमारे इंटरवल दे रखे इन इंटरवल को और इन फ्रिक्वेंसी को, इनको दोनों को लेके हमने ये हिस्टोग्राम तैयार किया है। ठीक है, इसी तरीके जैसे को 15 से 17 पे कितना दिखा रहा है 2, तो ये देखो ये हमारा 14 से 16 के बीच में आएगा 15 और ये हमारा होगा 17, 16 और 18 के बीच में। और कहाँ तक आ रही फ्रिक्वेंसी 2 तक, तो मैंने 2 तक इसको बना दिया। और आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो भी इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करो, ये एज है बच्चों की इन ईयर में, ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है। ठीक, ये था हमारा हिस्टोग्राम। अब डिस्कस करेंगे पॉलीगन के बारे में। अब पॉलीगन के बारे में रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखो। अब यहाँ पर मैंने आपको बनाने का जो तरीका होता है वही मेंशन कर रखा है। ठीक है, इस तरीक़ों को मैं सिंप्लीफाई लैंग्वेज में समझा देता हूँ, पढ़ोगे काफ़ी ज़्यादा लेंथी लगेगा, इससे बेटर सीधा देखो ज़रा। आपके पास क्लास मार्क्स एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे रखे हैं और आपका इसको तैयार करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। किस तरीके से तैयार करोगे, आपको सबसे पहले इनका निकालनी पड़ेगी मिड वैल्यू। ठीक है, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालेंगे। और इसके मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या है देखो, क्योंकि पॉलीगन बनाने के लिए इस सब की जो इंटरवल होगा इनकी मिड वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास मिड वैल्यू नहीं होगी आप इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 10 प्लस 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करना, डिवाइड कर देना है 2 का, कितना आया 5। दोनों को ऐड करना 20 प्लस 10 30, 30 में 2 का डिवाइड दिया 15, 30 प्लस 20 कितना आया 50, 50 में 2 का डिवाइड दिया कितना आया 25। इसी तरीके से आप इनको कर सकते हो। और इनसे भी एक ज़्यादा शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ, बट एक कंडीशन अप्लाई है, सबके बीच का क्लास साइज जो है वो सेम होना चाहिए, तभी ये तरीका लागू होगा। जैसे इन सबके बीच में 10-10 गैप आ रहा है, अगर सबका गैप सेम हो तो क्या करना आपको, 10 और 40 दोनों के बीच का गैप कितना है 10, 30 और 40 के बीच का गैप कितना है 10, 10 का कर दो हाफ, कितना हुआ 5, 5 इसमें ऐड कर दो 35, 5 इसमें ऐड कर दो 45, 50 इसमें ऐड कर दो 55, 60 में 5 ऐड कर दो 65। या आप वैसे भी कर सकते हो कि दोनों को ऐड करो 150, 2 का डिवाइड दिया 75, आंसर तब भी वही आएगा। बट ये हम जैसे मैं बता रहा हूँ उससे आपका समय बच जाएगा, जल्दी जल्दी आप इसको कर सकते हो। 80 प्लस 90 कितना आएगा 170, 170 में 2 का डिवाइड देंगे 85। या फिर दोनों में कितने गैप है 10, 10 का हाफ कर दो 5, 5 इसमें ऐड कर दो 95। मिड वैल्यू आ गई, इस मिड वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखी है हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब जो ये हमारी मिड वैल्यू आई है एक तरीके से क्या है, क्लास मार्क्स है, मार्क्स है हमारे एक तरीके से, तो यहाँ मैंने ले लिए मार्क्स। और जो ये हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। देखो मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी पहले से कार्टेशियन प्लेन बना रखा है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इन्फॉर्मेशन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। फिर हमें लेना है एक्स को, जो एक्स होगा वो हमारे ये वाले मार्क्स होंगे, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी है उसे हमें लेना है वाई एक्सिस पे। अब पहले देखेंगे, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट आता है एक्स का, देन आता है वाई का, तो नीचे से देखना 5 कहाँ होगा, देखो 10 और ये हमारा 0 है, 0 और 10 के बीच में आएगा 5, यानी कि यहाँ, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। तो नीचे से स्केल की हेल्प ले लो। ये तो वैसे ग्राफ नहीं है, अगर ग्राफ होता तो ज़्यादा क्लियर होता कि नीचे से 5 और इधर से 5। ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है ताकि जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन हो जाए। फिर हमें 15 देखना है नीचे से, वर्टिकल लाइन से, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन से। 15 पे 10, तो 10 और 20 इनके बीच में आएगा 15, ये रहा। और यहाँ पे लेना हमें 10, मार्क कर देना पॉइंट को। इसी तरीके से 25 पे 4, नीचे से 20 और 13 के बीच में आएगा 25, 25 पे 4।
इसी तरीके से 35 पे कितना 6, 30 और 40 के बीच में कितना आएगा 35 और हमें यहाँ से देखना है 6। इस तरीके से सारे पॉइंटों को मार्क कर लेना है। अब इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर देना। मैं इन पॉइंटों को ज्वाइन कर देता हूँ। देखो इन सभी पॉइंटों को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो जो हमारा ये तैयार होगा डायग्राम, इस डायग्राम को कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बट ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक्स एक्सिस पे दोनों तरफ हमारा ज्वाइंट होता है। तो देखो जैसे कि हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट कितना है यहाँ पे 5 आया था ना, तो हम इसके अकॉर्डिंगली ही ये जो जहाँ पे इंटरवल चल रहा है कितने का चल रहा है 15, 25, 30, 10 का गैप चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम ले लेंगे। अब हमारा 5 आ रहा है तो अगला जो नंबर होगा वो यहाँ पर होगा -5। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम इसके साथ ताकि ये बंद हो जाए। और इसी की तरह यहाँ पे आ रहा है 95, इससे अगला नंबर कौन हो जाएगा हमारा 105। तो 100 के बाद और 110 के बीच में यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 105। तो इस पॉइंट को यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार। बस आपको इतना सा करना है, जो आपके क्लास इंटरवल दे रखे होंगे उन क्लास इंटरवल के निकालने मिड वैल्यू, उस मिड वैल्यू को एक्स पॉइंट लेना है और जो फ्रीक्वेंसी उसको लेना है आपको वाई एक्सिस। और इस तरीके से लेके क्लास मार्क्स को जो मार्क्स होंगे उसको आपको दिखाना है एक्स एक्सिस पे, यानी कि मिड वैल्यू को, और जो आपके नंबर स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसी दिखाएगा आप वाई एक्सिस पे। पहले आपको एक्स का कोऑर्डिनेट लेना है, फिर वाई का यानी कि एफ कोऑर्डिनेट लेके आपको ग्राफ पे प्रेजेंट कर देना है। जो बातें मैंने यहाँ बताई सेम टू सेम यही बातें वो सारी की सारी लिखी हुई। देखो x1, x2, x3, xn बी द क्लास मार्क्स। जैसे मैंने आपको बताया जो x वाली टर्म होगी ये हमारी कौन होगी क्लास मार्क्स होगी। एक तरीके से मिड पॉइंट होंगे ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेट f1, f2, f3, fn। जो हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी होंगी इसे f1, f2, f3 इस तरीके से नाम दिया गया है, जिसको हमें रिप्रेजेंट करना कैसे, पहले x का कोऑर्डिनेट लेना है, फिर f का, पहले x का, फिर f का, फिर x का, फिर f का, इस तरीके से लेना है। ऑन ग्राफ पेपर ज्वाइन दीज पॉइंट लाइन सेगमेंट, इन सभी पॉइंटों को ग्राफ पे डाल के सारी लाइन ऑफ पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। वी कंप्लीट द डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ द पॉलीगन। जो हमारे डायग्राम कंप्लीट होगा तो हमें एक पॉलीगन तैयार होगा। We complete diagram in the form of polygon by taking the two more classes called imagine classes, one at the beginning and other at the end। यानी कि हमारे जो 2 पॉइंट थे जैसे मैंने आपको बताया ये इमेजिन होते हैं, एक्चुअल में हमें गिवन नहीं थे, हमने बनाए हैं, एक एंड के अंदर और एक बिगिनिंग के अंदर, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। दिस पॉलीगन इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारा पॉलीगन तैयार होगा और इसी के साथ हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि स्टैटिक्स का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम क्या फाइंड करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। तो बात की जाए सबसे पहले मीन की, मीन का दूसरा नाम एवरेज भी होता है कि एवरेजली करना। अब कई बार क्या होता है कोई भी पर्सन अर्न करता है मनी जिसकी पर डे इनकम होती है, जैसे मान लो कोई एक दिन में कमाता 100, किसी दिन 200, यानी कि कोई मैकेनिक का काम करता है वो अपनी दिहाड़ी के हिसाब से वर्क करता है, उसे एक दिन में कमाई 200, किसी दिन 300 भी होती है, किसी दिन 500 भी होती है, किसी दिन कुछ भी नहीं होती। अब कोई उससे पूछेगा भाई आपकी इनकम क्या है मंथली, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, या फिर पर डे आपकी इनकम क्या है, तो क्या करेगा जो वो पर डे में कमाता है उन सभी नंबरों को वो ऐड करेगा, जितने दिन उसने वर्क किया उतने नंबर ऑफ डे का डिवाइड कर देगा, तो उसका पर डे का चार्ज निकल के आ जाएगा, पर डे इनकम निकल के आ जाएगी, उसने इतना काम किया है। ठीक है, इसीलिए हमें मीन की या एवरेज की ज़रूरत पड़ती है कि एक बंदा एवरेजली अपना हिसाब लगा के ये देख सके कि उसका एवरेजली वो कितना वर्क या कितना इनकम जनरेट करता है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको बताया जितनी भी आपके पास टर्म है उन सभी टर्म को ऐड कर दिया जाए और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी कि 5 दिन है, 10 दिन है, 20 दिन है, उनका कर दो डिवाइड। देखो x1, x2, x3 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब होता है जितनी भी x की टर्म है इन सबको प्लस कर दो एंड डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म का। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 10 + 7 + 13 + 20 + 15। ये मान लो किसी बच्चे के पॉकेट मनी है, पर डे एक दिन मिलती है उसे 10 रुपये, अगले दिन 7, 13, 20, 15 इस तरीके से मिलते हैं। और उससे पूछा जाता है भाई आपको पर डे कितना पॉकेट मनी मिलता है, तो उसका पॉकेट मनी मिलता है और उसे पूछा जाए कि आप एवरेजली कितना अर्न करते हो, तो कैसे निकालेंगे, जितने भी उसकी ऑब्जर्वेशन दे रखी है इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो। कितने दिन की पॉकेट मनी है, 5 दिन की है, तो डिवाइड कर देंगे 5 का, ताकि वो ये निकाला जा सके कि पर डे वो कितना उसे पॉकेट मनी मिल रही है। इसी तरीके से किसी की एवरेज सैलरी निकालनी हो या एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना हो कि भाई एक दिन में इतना खर्च कर रहा, 2 दिन में इतना खर्च हुआ, 3 दिन में इतना खर्च हुआ, और हमें देखना है कि भाई उसका रोजाना की तरह एक दिन में कितना खर्च हो रहा है। तो
तो जितने खर्चे उन सबको जोड़ लो एंड कितने दिन का निकालो उतने का कर दो डिवाइड। ठीक है, यही लॉजिक इसमें लगता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इन सब का सम कर लेते हैं हम। यह है मेरा 65 डिवाइड बाई 5, डिवाइड दिया कितना है 13, यानी उसे पर डे जो पॉकेट मनी मिलती है वो कितनी मिलती है 13 रुपीज़। अगर हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल का मतलब पर हेड, मतलब पर डे या कुछ सिंगल डाटा दिया होता है तो सबको ऐड करना, डिवाइड बाय 2 कर देना है। और कई बार हमें फ्रिक्वेंसी के तौर पे डाटा को दिया जाता है और उसका हमें मीन निकालने के लिए बोल दिया जाए। जैसे कि मैंने क्लास के अंदर कोई एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम के अंदर बच्चों के मार्क्स आए, यानी कि 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं 1, 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं 2, 36 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं 2, 40 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं 3। इस तरीके से जब किसी बच्चों की फ्रिक्वेंसी के अंदर में दे दिया जाए और पूछा जाए उसका मीन निकालो, तब भी देखो तरीका वही है, बट इसको इस तरीके से करना ज़्यादा आसान होता है। जब हम किसी नंबर को बार बार रिपीटेशन होता है तो उसको फ्रिक्वेंसी के तौर पे लिख लेते हैं कि 10 कितनी बार कितने बच्चों का है, एक बच्चे का। 20 नंबर कितने बच्चों के हैं 2 बच्चों के, तो यानी कि रिपीटेशन होता है। 2 का मतलब कि 20 वाले 2 बच्चे हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर हमें उसका एवरेज निकालना हो, मीन निकालना हो, तो आपको एफ और एक्स इन दोनों को कर देना मल्टीप्लाई। जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं हमारे एक्स, फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है हमारी एफ, तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई 10 + 1, ताकि मैं इनका टोटल सम निकाल सकूं। जब तक हमारे पास इनका टोटल सम नहीं आएगा, सिग्मा का मतलब होता है इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम, तो जब तक इनका मेरे पास सम नहीं होगा मैं इसका मीन नहीं निकाल सकता। 20 प्लस में 2 कितना आया 40, 36 प्लस में 2 72, 40 प्लस में 3 120, 50 प्लस में 50 इंटू 100, 50 इंटू 200, 56 को 4 से करेंगे, 4 6 = 24, 4 5 = 20, 22 हो गया एंड 180 हो गया। ये हमारे उन सभी बच्चों के मार्क्स आ गए। अब इन बच्चों के मार्क्स का सम कितना होगा, सिग्मा एफ(x), इन सब का मैं सम कर लेता हूँ। तो इन सभी को ऐड करने पे ये आएगा मेरा 746। ये तो इन सभी बच्चों के मार्क्स का सम आ गया। अब वहाँ पे क्लास में बच्चे कितने हैं टोटल, इन सब का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17, इसे बोलेंगे सिग्मा एफ। अब हमें अगर मीन निकालना है इनका, तो सभी बच्चों के मार्क्स का सम अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनका डिवाइड दिया तो मेरा मीन निकल के आ गया यहाँ पे 43.88। ये हमारा मीन होगा कि एवरेजली पर बच्चे के 43.88 मार्क्स आए होंगे, ये हमारा एवरेज होगा। ठीक है, इंडिविजुअल आए तो सबको ऐड करना, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, और इस तरीके से आपको मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की तरह दे दिया जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आपका एफ(x) आएगा उसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का डिवाइड कर दो, तो आपका मीन निकल के आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। ठीक, तो मैंने यहाँ पे मीडियन के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई पहले से ही। मीडियन जो होता है वो एक तरीके से मिडल टर्म होती है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपके पास होगी उसकी मिडल टर्म, उसे कहेंगे हम मीडियन। अब चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, इसका ऑर्डर में होना ज़रूरी है। चाहे आप उसे जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उसको असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। फिर मीडियन निकालने के 2 केस हैं, पहला है ऑड केस, दूसरा है इवन केस। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन ऑर्डर नंबर में आती है, जैसे कि 1 3 5 7 11 13 15 17 19 21 23 27 25, इस तरीके से अगर ऑड केस में आती है तो आपको यूज़ करना होगा मीडियन का फॉर्मूला n+1 अपॉन में 2 टर्म होगी, ये याद रखना। ठीक है, मीडियन नहीं होगी, टर्म निकाल के देगा आपको, और जो टर्म बताएगा वही आपका मीडियन होगा। अगर आपका इवन केस होता है तो इवन केस में क्या करना है, जैसे कि आपके इवन केस होते हैं 2 4 6 8 0 या फिर 10 12 14 16 18 कुछ भी हो, जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0 आ जाए वो सारे इवन केस होंगे, जिसमें आपके लिए फॉर्मूला यूज होगा n/2 टर्म, n/2 प्लस में 1 टर्म, और उन दोनों टर्म में डिवाइड कर देना है 2 का, आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने ये नंबर ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी है 7, यानी कि मेरा ऑड केस है। सबसे पहले आपको या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, दोनों में से किसी एक ऑर्डर में करना ज़रूरी है। तो देखो सबसे छोटा नंबर है 2, 2 से बड़ा कितना है 3, 3 से बड़ा कितना है 5, 5 से बड़ा कितना है 7 एंड 7 से बड़ा कितना है 15, 15 से बड़ा कितना है 17 एंड 17 से बड़ा कितना है 27। अब हमें निकालना क्या है इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, आपकी टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है यानी ऑड केस, तो यहाँ पे n की जगह लिखना है 7 + 1 एंड डिवाइड बाय 2। कितना है 7 + 8, 8 में 2 का डिवाइड दिया, कितनी आई 4th टर्म,
यानी चौथे नंबर पे जो टर्म होगी वो आपका मीडियन होगा। 1 2 3 4 यानी कि 7 आपका कौन होगा, मीडियन होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये तो मैंने लिया ऑड केस का। अगर यही क्वेश्चन मेरा होता इवन केस का, जैसे कि 17 2 7 27 15 5 3, एक नंबर और का ऐड कर देते हैं, जैसे कि 8 आ गया। अब कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, 8 हो गई। अब इसको पहले में क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। असेंडिंग कर लो या डिसेंडिंग कर लो, एक ही बात है। तो मेरा 2 आया, 3 आया, 5 आया। अब उससे बड़ा कौन हो जाएगा, 7, 7 के बाद 8, फिर 15 17 एंड 27। अब हमें इसका निकालना है मीडियन। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो फॉर्मूला n की जगह हमें रखना है 2, ठीक है, प्लस में 8/2 प्लस में 1 टर्म एंड डिवाइड बाय 2। कितना है, 4th टर्म, 4 + 1 5th टर्म डिवाइड बाय 2, यानी 4th टर्म पे कौन है, 1 2 3 4, 4 पे आया 7 एंड 5th पे कौन आया मेरा 8 डिवाइड बाय 2, कितना है 15। 15 में 2 का डिवाइड दिया, कितना हो गया मेरा 7.5। ये इसकी मीडियन होगा, इसकी बिल्कुल बीच की टर्म 7.5। इसी के साथ मेरा मीडियन का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे मोड को, कि मोड क्या होता है। मोड इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट होगा वही हमारा कौन होगा, मोड होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे 3 2 5 7 5 6 3 5 8 5 ये नंबर आ लिया। ठीक है, इस नंबर में ये देख लो कि आपका कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 3 एक बार आया, 2 बार आया, 5 1 2 3 4 4 बार आया, और तो कोई नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ नहीं है। तो 5 जो है वो 4 बार आया। जो भी नंबर होगा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा कौन हो जाएगा, मोड। तो मोड कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे 5। और इसी के साथ मेरा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जितना मैंने समझाने की कोशिश की यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वीडियो अपने रिलेटिव, अपने भाइयों, अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।